आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आज की ताज़ा खबर में जिन बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे पुलवामा एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है जबकि एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। उसके बाद बात करेंगे मुनव्वर राना के घर पर पुलिस की दबिश की। मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। मुनव्वर राना की बेटी और नवासी के साथ बदकलामी की और उनके मोबाइल छीन लिए गए। और उसके बाद बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन के वक्फे के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद बात करेंगे किसानों की तरफ से एफआईआर की। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों का किसानों के साथ हुए तनाजे के मामले में किसानों की तरफ से भी कौशाम्बी थाने में बीजेपी कारकुनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। गुज़िश्ता रोज भारतीय किसान यूनियन के 200 अफराद पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और वहीं विंबलडन सेंटर कोर्ट में रॉजर फेडरर पुराने रंग में नजर आए। दूसरे दौर में हरीफ रिचर्ड के खिलाफ फेडरर ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और मौसर जीत दर्ज कर ली और रिचर्ड को मुकाबले से बाहर कर दिया। और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें शामिल हैं आज की ताजा खबर में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में जवान शहीद हुआ है जबकि एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। एनकाउंटर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन जारी है। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात बताएं। जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने आंजन पाइन इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान जो मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे थे उन्हें फोर्सेस पे फायर किया। पहले तो फोर्सेस ने उन्हें काफी कोशिश की थी सरेंडर करने की। मुकामी मस्जिद में के लाउड स्पीकरों के जरिए उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला रात भर जारी रहा। इस दौरान अब तक जो तफसीलात आ रहे हैं उसमें 2 फौजी जवान जख्मी हुए थे जिसमें एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में। तो एक मिलिटेंट के भी मारे जाने की अभी तक इत्तला है। तो इस दौरान पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया है और पूरे इलाके को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लिया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेज चौकस है और गोलियों का तबादला जो इस वक्त है वो रुक रुक कर जारी है। फिलहाल जो मिलिटेंट हलाक हुआ है क्या उसकी शिनाख्त हुई है? किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? इस बारे में कोई इतला मिली हो? फोर्सेस को यही इतला मिली थी कि जैश और लश्कर जो मिलिटेंट का जो ग्रुप है वो मुश्तरका तौर पर इस इलाके में घूम रहे हैं, इस इलाके में है। उसी के बिना पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। तो हम अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई है जो मारा गया मिलिटेंट उसकी शिनाख्त क्या हुई है, लेकिन इसमें यही कहा जाता है कि कुछ मुकामी मिलिटेंट भी है और इसमें जो है एक नॉन लोकल जो फॉरेनर मिलिटेंट भी हो सकता है। तो उसी के बिना पर अभी तक मतलब पूरी तरह शिनाख्त इस मिलिटेंट की नहीं हुई जो मारा गया है। जी बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंद पाक सरहद पर एक और ड्रोन देखा गया है। अर्निया सेक्टर में आज अलसुबह ड्रोन देखा गया। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की, ड्रोन वापस चला गया। हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल नहीं हुआ ड्रोन। लगातार जम्मू में ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि हिंद पाक सरहद पर एक और ड्रोन देखा गया है। अर्निया सेक्टर में आज अलसुबह ड्रोन देखा गया। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की तो ड्रोन वापस चला गया। हिंदुस्तानी सरहद में ड्रोन दाखिल नहीं हुआ। हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एक और ड्रोन अर्निया सेक्टर में देखा गया है। ये मैं आपको बता दूं, आज सुबह 5:20 के करीब वहाँ पे
आर्निया सेक्टर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर है ये, वहाँ पे बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को कुछ जो ड्रोन देखा उन्होंने, एक ड्रोन को उड़ते हुए, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फायर किए। तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 से 15 फायर किए गए हैं इस ड्रोन पे, और उसके बाद ये ड्रोन वहाँ से मतलब वापस पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया है। जाहिर तौर पर इसमें कोई जो ड्रोन की जो मूवमेंट है वो कुछ ही टाइम रही, लेकिन बीएसएफ की एक्टिव कार्रवाई से वो वापस चला गया है। तो जाहिर तौर पर ये एक और ड्रोन देखा गया है, और कल ही, सिर्फ कल की बात है तो कल कोई ड्रोन नहीं दिखा था, लेकिन अगर मैं पिछले इतवार की बात करूं तो लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, और ये 11वां ड्रोन देखा गया है मुख्तलिफ जगहों पे। आपको याद दिला दूं, और हम इस तरह से आपसे पहले भी बात कर रहे थे कि कालो चक, रत्नो चक, कुंजवानी और मीरा साहब की जितने मिलिट्री एरियाज हैं वहाँ पे लगातार संडे से इतवार से ड्रोन देखे जा रहे थे, लेकिन सिर्फ कल ही कोई ड्रोन नहीं दिखा था। लेकिन आज फिर एक बार ड्रोन दिखा है पाकिस्तान का ड्रोन आर्निया सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न बन के उभर रहा है। और इसी को देखते हुए जो जिस तरह हम कह भी रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड जो है लगातार उसको बीफ अप किया गया है, सिक्योरिटी की जो मूवमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अलर्ट पे रखा गया है, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और जितने भी इंस्टॉलेशन हैं IF के या बाकी इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे, फौजी इंस्टॉलेशन हैं, कैंप हैं, मिलिट्री एरियाज हैं, उनको में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है जो बॉर्डर एरियाज में खासकर जो, क्योंकि पहले से ही शक है कि जो ड्रोन की मूवमेंट वो बढ़ सकती है, क्योंकि जब बाहर के इलाकों में या इंटीरियर हिंटरलैंड्स में वो ड्रोन देखे जा रहे हैं तो बॉर्डर पे उनका फ्लाई करना या उनका उड़ना लाजमी है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा। तो उसको देखते हुए जितने भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त उनको और पुख्ता कर दिया गया है, एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर एरियाज में, नाइट पेट्रोलिंग में मजीद तेजी लाई गई है, मजीद चौकसी लाई गई है, और इसके साथ जो बाकी मेजर्स है वो भी लिए जा रहे हैं ताकि ये जो नया चैलेंज उभर के सामने आया है इसको किसी तरह से हराया जाए, इसको डिफीट किया जाए। और जो मूवमेंट हो रही है, जो उड़ने की जो एक ट्रेंड सा चला है जम्मू डिवीजन के अलग अलग जगहों पे कई दिनों से ड्रोन के, उसको किसी तरह से रोका जाए। तो बिल्कुल समीर, जैमर्स भी लगाए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको भी यूज़ किया जाए और किसी तरह से ड्रोन के जो सिग्नल्स हैं उनको जैम किया जा सके और उनको सरहद पार आने न दिया जाए। बेहद शुक्रिया समीर आपका। आगे बढ़ते हैं। मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापेमारी से घर की खवातीन परेशान हो गई। पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन कांस्टेबल भी नहीं थी। मुनव्वर राना की बेटी और नवासी के साथ बदकलामी की और उनके मोबाइल छीन लिए। वाजरे की गुज़िश्ता काफी अरसे से मुनव्वर राना बीमार चल रहे हैं। 2 रोज कबल रायबरेली में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर जानलेवा हमला हुआ था। इस फायरिंग में तबरेज राना बाल बाल बचे थे। जो भी पुलिस की जो इस वक्त कार प्रणाली थी वो तो एक बहुत ही अजीबोगरीब थी, हालांकि हैरत अंगेज नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रवैया कई बार देखने को मिलता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि आप देश के इतने सम्मानित नागरिक के घर में आ रहे हैं, किसी हिस्ट्री शीटर, किसी माफिया के घर में नहीं आए थे, और देर रात में आप 12 बजे के बाद बिना किसी लेडी कांस्टेबल के आप पहले में हमारे घर में आ गए, जहाँ पे बच्चियाँ महिलाएं थीं घर के अंदर, और आने के बाद आप एक बर्बरतापूर्ण रवैया, उनसे बदतमीजियाँ, और उसके बाद जब इन्हें लगा कि इनकी पकड़ हो रही तो एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल को इन्होंने बुला लिया किसी तरीके से हुसैनगंज शहर थाने से। और उसके बाद हम ये कैसे मान लें कि पुलिस थी, उसमें तो बहुत सारे सिविल ड्रेस में थे, तो आप पुलिस के लिबास में गुंडे थे या गुंडों के लिबास में पुलिस थी, अभी तो यही तय होना बाकी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इनकी कार प्रणाली पे, अगर आपको कोई शिकायत थी या कोई तफ्तीश थी तो आप एक देश के सम्मानित नागरिक के घर में आ रहे थे, तो आपको उसी तरह के रवैये पे आना चाहिए था। नाज़रीन, मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमैया, ये जानना चाहेंगे कि आधी रात को पुलिस की दबिश होती है आपके घर पर, किन वजूहात के बिना पर, क्या कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई कि क्यों इस तरह से दबिश डाली जा रही है? देखिए, पुलिस ने तो कोई वजह बताई नहीं, कुछ भी नहीं बताई, और ना कोई नोटिस दिखाया, ना उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। बस उनका काम ये था कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से इस तरह दाखिल होते हैं जैसे वो किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए दाखिल हुए हैं,
और उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल मचा करके और उसके बाद ये चली जाती है पुलिस। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने मेरी बात पूरी बता दी है लोगों को जी कि किस तरीके से ये हुआ। देश के अंदर देश का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया हो अपनी शायरी के हवाले से, उसके बाद वहां पर आधी रात को आकर के इस तरीके का करने की हिम्मत कैसे हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की। और साथ में जब आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल ना हो, फिर आप एक लेडी कांस्टेबल को जब वीडियो बन जाती है आपकी, जो कि वो मोबाइल भी उन्होंने छीन के जब्त करके अपने पास रख लिया है, वो वाला जिसमें वीडियो थी कि बिना लेडी पुलिस के आए थे, और आप बेडरूम तक दाखिल हो जाते हैं किसी के। जी सुमैया राणा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि क्यों, किस वजह से इस तरह का सलूक पेश होता है, किस वजह से पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है? देखिए, पुलिस का रवैया कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ठीक है। जब ये मुझ जैसी महिला को, है ना, जब ये हाउस अरेस्ट करते हैं तो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई आतंकवादी पूरी घेराबंदी अपार्टमेंट की एक महिला के लिए, और ये पुलिस क्यों करती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कैसे करती है ये सब देख रहे हैं जी, ठीक है। तो पुलिस के खिलाफ एक सख्त एक्शन होना चाहिए कि आपको काम करने का एक तरीका होता है, आप एक डंडे से सबको नहीं हाँक सकते हैं। पुलिस को ये बताया गया होगा कि एक आतंकवादी पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए और एक सम्मानित व्यक्ति के घर में जाकर के पूछताछ करने का तरीका क्या होना चाहिए। सुमैया, ये बताएं कि क्या कोई लीगल एक्शन, लीगल प्रोटेक्शन आप लेने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, बात चल रही है मुस्तकिल लॉयर्स से जी, और क्योंकि अब तो दिन शुरू हुआ है, अभी फ्रेश होकर के अब हम जाने वाले हैं बातचीत करने के लिए, तो अब जो भी होगा वो अभी आगे देखते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल। सुमैया राणा, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी, के बाद आपका खैर मकदम है। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन के वक्फे के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, वहीं डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूप पर कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए फी लीटर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता महीने की बात करें तो ईंधन की कीमतों में 16 बार इजाफा दर्ज किया गया है और आज जुलाई महीने के दूसरे रोज ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आज फिर से ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है, ऐसे में आम आदमी की जेब पर काफी माली बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज भी पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे आम जनमानस काफ़ी परेशान है। लोगों का यही कहना है कि हर महीने और हर सप्ताह जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यह चिंता का विषय है और महंगाई भी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि व्यापारी वर्ग यही मान रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्च अधिक हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। अगर देखा जाए तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में और मध्य प्रदेश के अनूपनगर शहर में जो है पेट्रोल के जो दाम है वो 110 रुपये पहुंच गए हैं और अनूपनगर में तो डीजल के दाम 132 रुपए हो गए हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इससे किसान वर्ग भी परेशान है, क्योंकि आमतौर पे इस समय धान की खेती हो रही है तो पंपिंग सेट से जो है पानी चलाना पड़ता है किसानों को, तो जो 100 रुपये और 132 रुपये जो है डीजल के दाम हो गए हैं, इससे किसानों को भी बहुत महंगा पड़ रहा है खेती करना। तो तमाम तरह के लोग इसमें तमाम तरह का अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर ये कैसे कम होंगे, यह सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और आम जनमानस के लिए भी। जी बिल्कुल राजीव, और ये बताएं कि जिस तरह से लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर लोग भी ये मांग कर रहे थे कि टैक्स जो ईंधन पर लगता है उसमें कुछ सरकार रियायत दे, ताकि जो लोगों पर बोझ बढ़ रहा है वो किसी हद तक कम हो सके। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या दूसरे राज्यों की बात कीजिए, यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाए जा रहे थे, तो राज्य सरकार समय समय पे यह आश्वासन देती रही है कि हम वैट में जो है कमी करेंगे और जो भी
सुविधाएं वो देंगे, जी। लेकिन जब तक आम जनता को सुविधा और राहत नहीं मिलती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसे राज्य सरकार की तरफ से केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत आम जनता को देने के लिए जो है वैट में कमी की जाएगी। तो जब तक लोगों को राहत नहीं मिलता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों का किसानों के साथ हुए तनाजे के मामले में किसानों की तरफ से भी कौशाम्बी थाने में बीजेपी कारकुनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किसानों ने इंतबाह दिया था कि अगर हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो सभी थानों और टोल प्लाजा पर एहतजाज किया जाएगा। वहीं इस मामले में बीजेपी कारकुनान ने किसान यूनियन के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले हमने देखा कि कल जो है बीजेपी कारकुनान ने एफआईआर दर्ज करवाई और अब किसानों ने भी एफआईआर दर्ज की है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी गेट पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में किसानों के ऊपर अज्ञात में 200 कार्यकर्ताओं के पे मुकदमा लिखवा दिया गया था। इसको लेकर किसानों में बहुत ही नाराजगी थी और गहमा गहमी का माहौल कल तक ही चलता रहा। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि प्रदेश के सभी थानों का घेराव होगा और टोल प्लाजाओं को फ्री किया जाएगा। कल ही कौशाम्बी थाने में गोपनीय बैठक चल रही थी, कई घंटों की वार्ता रही, वे विफल रही किसानों के साथ। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं तमाम वहाँ मौजूद थे, प्रशासनिक के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, लेकिन देर रात्रि होते होते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया अज्ञात में, क्योंकि साफ तौर पर राकेश टिकैत ने ट्वीट कर करके बार बार सरकार पर हमला बोल रहा था कि प्रदेश के सभी थानों का घेराव होगा। उन्होंने लगातार ट्वीट किए, सरकार को नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कह दिया कि जनपद के सभी थानों का घेराव होगा, जिसको देखते हुए अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मुकदमा दायर कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं, इससे कल अमित वाल्मीकि से हमने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सत्ता में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। कल तक बीजेपी के कई नेता किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर हुआ है। सरकार ने साफ तौर पर एक संदेश भी दिया है, अगर कह सकते हैं कि अगर सूत्रों की माने तो लखनऊ से ये भी फोन आया था कार्यकर्ताओं पर कि आखिरकार स्वागत करने की आवश्यकता क्या थी उस क्षेत्र में जहां किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार भी अब किसानों के मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से हिदायत भी दी गई है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। बिल्कुल रोहित, वही हमने ये भी देखा था कल की मॉनसून इजलास के बारे में लेकर जो किसानों का कहना था कि वो पार्लियामेंट का घेराव कर सकते थे, उस पर भी बात हो रही थी। तो किसान जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे चौकियों की बात करें या ट्वीट जो जिस तरह से टिकेट कर रहे हैं कि चौकियों पर भी घेराव किया जाएगा। वहीं कल भी बात चल रही थी कि क्या पार्लियामेंट का घेराव किया जाए। तो किसान जो है अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं और वो पूरी तरह से तैयार है कि आंदोलन किया जाए। जी लगातार किसान अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, उनकी बैठकें चल रही थी, राकेश टिकैत से बयान लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। सभी पदाधिकारियों को उन्होंने एक संदेश जारी कर दिया गया था जो मीडिया प्रभारी है उनकी तरफ से कि जनपद के सभी थानों का घेराव हो। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के भी घेराव की वे बात कर रहे थे कि रणनीति के हिसाब से वे बात करते हैं। अगर हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो आने वाले समय में आंदोलन और तीव्र होगा, जिसको देखते हुए सरकार हरकत में आई और उन्होंने मुकदमा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर करना पड़ा। इस तरीके से देखा जा रहा था, उनकी लगातार मीटिंग हो रही थी, पदाधिकारियों के साथ बातचीत हो रही थी। कल भी जब गोपनीय बैठक चल रही थी तो कई घंटों की वह वार्ता विफल हुई प्रशासन के साथ, लेकिन देर रात्रि में कहीं ना कहीं हल निकाल लिया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख दिया गया। मुकदमा दर्ज आखिर कर ही लिया। बेहद शुक्रिया रोहित आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। तेलंगाना के साथ आबी तनाज़े पर जगन ने पीएम को खत लिखा है। जगन ने पीएम मोदी की मुदाखलत की अपील की है। तेलंगाना के हाइडल प्रोजेक्ट के मामले में मुदाखलत की अपील की गई है। तेलंगाना पर बैन रियासती आबी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है।
तेलंगाना हुकूमत कृष्णा बोर्ड के अहकाम को नजरअंदाज कर रही है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन ने पीएम मोदी को खत लिखा है और इसमें जो आबी तनाज़ा है उसमें मुदाखलत की अपील की गई है। हाँ मनसा, जो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में जो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट, जो हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में जो तनाज़ा चल रहा है, उस पे जो है ना कल जो है ना आंध्र प्रदेश के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने टीएस के ऑफिशियल्स को एक लेटर देने की कोशिश की थी, जहां उन्हें आने नहीं दिया। इसके बाद जो है ना सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम को और जल शक्ति मिनिस्टर जो है ना गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों को लेटर लिखा। उसमें कहा गया कि जहां जहां कृष्णा रिवर बोर्ड के जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखा जाए और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जल्द से जल्द मुदाखलत करे और जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो हाइडल प्रोजेक्ट के लिए रोजाना 2 टीएमसी जो पानी छोड़ा जा रहा है, इसके तरफ से जो आंध्रा के रायलसीमा और जो नेल्लोर प्रकाशम जो है वहाँ पे पीने पानी की बड़ी कमी आएगी। तो इस मामले में जल्द से जल्द मुदाखलत करने और वहीं जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से की जा रहा है हाइडल प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रोकने की भी मांग की गई, जल्द से जल्द करने की गई। बिल्कुल, इसहाक, जगनमोहन रेड्डी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है जिसमें तेलंगाना सरकार पर कई इल्जामात लगाए गए हैं। बेहद शुक्रिया इसहाक आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हुक्म दिया है कि दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। ये हुक्म पिछले साल के तालीमी सेशन यानी 2020-21 के लिए नाफिज होगा। कहा गया है कि अगर स्कूलों ने वालिदैन से ज्यादा फीस ली तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। कोरोना वबा के मद्देनजर दिल्ली हुकूमत का ये फैसला वालिदैन और सरपरस्तों के लिए राहत की खबर है। गुजरात के मातर के रुकन असेंबली के केसरी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो रिजॉर्ट में जुआ खेलते और शराब पार्टी कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने रिजॉर्ट में छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पार्टी में शामिल कई अफराद को भी गिरफ्त में ले लिया। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ और दीगर मकामात पर दर्ज मामलों को ईडी ने बुनियाद बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी मुख्तार अंसारी के गैर कानूनी जायदादों की जांच करेगी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी की वालदा, अहलिया और बेटे की जायदाद की भी जांच होगी। उन पर एमएलए फंड से 25 लाख रुपए गबन करने का इल्जाम भी है। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। विंबलडन सेंटर कोर्ट में रॉजर फेडरर पुराने रंग में नजर आए। पहले दौर में फीके मुजाहरे से फेडरर के मद्दाह मायूस थे और नवी खिताब के उनके मिशन के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत थी। दूसरे दौर में हरीफ रिचर्ड के खिलाफ फेडरर ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और मौसर जीत दर्ज कर ली। हालांकि पहले मैच में रिचर्ड ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। फेडरर ने पहला सीट 7-6 से जीता, जिससे उन्हें हौसला मिला। दूसरे सीट में फेडरर ने रिचर्ड को 6-1 से जेर किया, जबकि तीसरा सीट उन्होंने 6-4 से जीतकर रिचर्ड को मुकाबले से ही बाहर कर दिया।